क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडीज यूनिट 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आज डे 2 है। डे 1 में हम लोग लास्ट क्लास में राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर तक कंप्लीट किए थे, है ना। 6 कंज्यूमर राइट्स एक्सप्लेन किए थे आप लोग को। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आज हम लोग कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, है ना। वो वाला लाइन देखिए हो ना, कोई हॉलीवुड मूवी का है, रील्स में आता है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा मूवी का है? ऐसे रील में हम देखे थे, तो नहीं कौन सा स्पाइडरमैन का है या कौन सा मूवी का है जिसमें बोलते हैं विथ ग्रेट पावर, या एवेंजर्स का है, कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहां पे जब कंज्यूमर को राइट दिया गया, तो जब भी आपको राइट दिया जाएगा साथ ही में आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेगा। लेकिन हम लोग एज अ सिटीजन, एज इंडियन, हम लोग राइट्स के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तरफ ध्यान नहीं देते। जबकि आप बाकी डेवलप्ड नेशन के तरफ देखोगे, यूरोप हो गया या इवन गल्फ कंट्रीज, वो लोग जो ये जापानीज लोग, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, राइट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। बट हम लोग क्या उल्टा, हम लोग राइट्स की तरफ ध्यान देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ध्यान नहीं देते। तो जब कंज्यूमर का राइट है तो साथ ही साथ उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कुछ। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी अवेयर, टू बी एन अवेयर कंज्यूमर। कंज्यूमर आप अवेयर रहो, आपको पता रहना चाहिए अपने राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने से पहले या खरीदने से पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, तब परचेज करिए। समझ में आया? दूसरा, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। देखो इंडिया में तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में भी मिलावट हो जाता है, तो नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का क्या ही हाल होगा सोचो। तो आपको जो परचेज करना है तो सिर्फ आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को ही परचेज करिए। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जैसे कि होता है ना, ISI मार्क, एग मार्क, FSSAI जो अप्रूव्ड हो, ठीक है ना, तो वो सब प्रोडक्ट को खरीदा जाए। जो ऑर्गेनिक हो, जैसे कि ऑर्गेनिक फूड हो गया, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें केमिकल्स कम यूज किया गया है, आजकल वो बहुत डिमांड में ना। ऑर्गेनिक वीट, ऑर्गेनिक दाल, अब वो कितना ऑर्गेनिक है वो तो ऊपर वाला जाने। लिख तो दिया है ऑर्गेनिक, जैसे हम भी मंगवाते हैं ऑर्गेनिक दाल, अब वो सच में ऑर्गेनिक है या नहीं है नहीं पता। सामने में लिख दिया एकदम, क्या नाम है, एक फार्मर का फोटो चिपका दिया, लिखा हुआ है ये अप्रूव्ड, ये लाइसेंस, अब मान ले रहे, खरीद ले रहे, अब पता नहीं है या नहीं है। ठीक है, टू यूज प्रोडक्ट सेफली। प्रोडक्ट्स का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको सही से रीड करने के बाद प्रोडक्ट को केयरफुली इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यूज करना। ठीक है, उसमें जो भी आपको बोला गया है, डायरेक्शंस दिया गया है, उस डायरेक्शन से हिसाब से प्रोडक्ट को यूज करना। लेबल्स को डिटेल में पढ़ लीजिए, कब एक्सपायरी डेट है, कब मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ठीक है ना, ये सब डिटेल में पढ़ लीजिए। एक बार मेरे घर में किसी का बर्थडे था, तो हम लोग मियो मोड़ से केक लाए, केक पे कट वट गया, आधा बट भी गया, उसके बाद देख रहे लिखा हुआ जा उसका एक्सपायरी डेट तो 2 दिन पहले का था। कल हम लोग सही मियो मोड़ में फोन किया, वो लोग बोला ठीक है सर केक रिप्लेस करेंगे। अब केक रिप्लेस के करेंगे, आधा केक तो पेट के अंदर। हम लोग बोला नहीं आपका तो, आपको तो दिखना चाहिए था, हम लोग तो खिला दिए। फिर बेचारा लोग सॉरी वॉरी बोल के पैसा रिफंड किए। केक सब खा लिया, किसी को कुछ हुआ नहीं, पैसा वापस आ गया। तो ये सब हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर लो। टू बी एजर्टिव, एजर्टिव मतलब फेयर ट्रीटमेंट डिमांड करो, इंसिस्ट करो कि भाई बिल दीजिए। मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग जब स्कूल से आते थे ना, तो उस वक्त बस का भाड़ा था 6 रुपया, वो देता था 4 रुपया, बोलता था टिकट मत दो, मतलब 4 रुपया 3 रुपया दे दिया, टिकट मत दो। अब ये क्या हो गया, आप कैश बिल के ऊपर इंसिस्ट करो, ओरिजिनल जो GST बिल है। बहुत सारे टाइम हम लोग GST बचाने के लिए बोलते हैं अरे ठीक है ऐसी बोलते हैं ना, मतलब ऐसे डुप्लीकेट लिख के दे दीजिए ना, या नॉर्मल बिल में लिख के दे दीजिए ना। टू बी ऑनेस्ट, आप खुद ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टली डील करो। अवॉइड बाइंग इलीगल और ब्लैक मार्केटिंग वाला गुड्स, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करो। कैश मेमो के लिए ऊपर मांगो, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको फाइल करो। ठीक है, ये नहीं कह रहे छोड़ो हटाओ, 20 रुपए के लिए क्या ही करेंगे। हम ना न्यूज में देख रहे थे, एक आदमी था, उससे ना रेलवे टिकट प्राइस में 17 रुपया ज्यादा ले लिया था। वो बोला नहीं इतना तो नहीं, इतना होना चाहिए, जाके कंप्लेन किया, कोई उसका बात नहीं, वो कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया।
11 साल तक लफड़ा चला है। 11 साल के बाद ये 17 रुपये की जगह उसको अराउंड 1.5 लाख रुपया मिला विद फाइन पेनल्टी एंड ऑल, या ये तुमसे ओवर चार्ज किया गया। ठीक है, तो जो भी वो बोला ना, बात 17 रुपया का नहीं है, बात वो बोलने लगा कि बात जो उसूल का, कि आप हमसे ज्यादा कैसे चार्ज कर सकते। ठीक है, कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म करो, ग्रुप फॉर्म करो। इससे क्या होगा, एक आदमी जाके कंप्लेन कर, तुमको कोई दुकान वाला ठग दिया, तुम जाके बोलोगे वो तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर 10-15 आदमी को लेके जाओगे भीड़ को, उसका थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। तो कंज्यूमर सोसाइटीज को फॉर्म करना, ठीक है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी रिस्पेक्ट करना। ठीक है ना, इन्वायरमेंट को भी रिस्पेक्ट करो। अभी ना रिसेंटली हम फेसबुक में देख रहे थे रील्स, इंडियन लिविंग इन जापान, तो होता है ना, अलग अलग ब्लॉग बनाते हैं, तो उसमें एक आदमी था, बोला ना आज कचरा फेंकने के चक्कर में हमको जेल हो जाता ना, जेल हो जाता। हम देखा, थोड़ा पहला लाइन में डिस्क्लेमर अच्छा लगा, बोला क्या भाई ऐसा क्या, तो हमको लगा रोड में इंडियन का तो आदत है, हम लोग तो ऐसी खिड़की से बाहर फेंक देते हैं कचरा, तो खिड़की से फेंका होगा इस वजह से जेल। बोला नहीं, इस वजह से नहीं, जापान में रूल है कि आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये सब अलग अलग करके आपको फेंकना है, और सबका अलग अलग दिन रहता है। जैसे आज थर्सडे है तो आज आप सिर्फ प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फेंक सकते हो, आज मंडे है तो आज आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फेंक सकते हो। अब मान लो मंडे के दिन तुम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जगह प्लास्टिक वेस्ट फेंक दिए, तुम्हारा ऊपर केस हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगा। और वो भी पर फैमिली या पर आदमी का एक लिमिट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी एक दिन में 5 केजी वेस्ट फेंक सकता है, तो तुम 6 केजी वेस्ट फेंक दिए तो तुम्हारा ऊपर केस हो जाएगा। अब बोला बाप रे साला, यहाँ तो आधा पॉपुलेशन को डायरेक्ट कचरा फेंकते हैं, बोलता तो कहाँ फेंकेंगे, यही ना फेंकेंगे, यहाँ घर है यही फेंक दिया, क्या हुआ। अब वो भी बड़ा चीज है, अगर कोई आके बिल्डिंग का नीचे कचरा फेंक रहा है तो उसको माना जाता है भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि नहीं तो आधा आदमी तो खिड़की से फेंक देता है। तो उपसिया में तो ये रिकॉर्ड इतना खराब है, तुम रास्ता चलते रहो, एक दिन सुबह सुबह स्कूल जा रहे रैपिडो में बैठ के ऊपर से कोई फेंका कचरा, मतलब जस्ट मतलब हल्का सा कंधा में लग के नीचे गया, सड़ गई। अब यार इतना दिमाग खराब हो रहा, फिर साइड में रोक के उसको पानी से धो के, मतलब रोड में जा रहे हो ऊपर से कचरा फेंक दे रहा है, तो उसका मुकाबले में जो बेचारा नीचे आके फेंक रहा है तो बड़ा ही हुआ ना। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करना, ये सब हम लोग का ड्यूटीज है, कंज्यूमर्स का ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अच्छा, कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट? हम लोग को लगता है नहीं भाई, जो कंज्यूमर है सिर्फ वही कंप्लेंट फाइल कर सकता है, नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हम एक सामान लिए, अब वो सामान से हमको प्रॉब्लम हो गई, कुछ नुकसान हो, हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम मी और कौन कौन फाइल कर सकता है? देखो, एक जो है वो कंज्यूमर फाइल कर सकते हैं, दूसरा होता है कोई कंज्यूमर एसोसिएशन, वो भी फाइल कर सकते हैं कंप्लेन, कोई एनजीओ वो भी कंज्यूमर के बिहाफ में फाइल कर सकते हैं कंप्लेन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो लोग भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स वो भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर हिज लीगल और लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव, क्या मतलब है, खराब एक्सपायरी सामान खाने की वजह से कोई आदमी का डेथ हो गया, अब वो तो मर गया तो वो थोड़ी आगे कंप्लेन फाइल करेगा कि ये माय लॉर्ड मेरा कंप्लेन फाइल कर दीजिए, हम इसका यहाँ से जो है एक सड़ा हुआ सब्जी लेकर गए थे, वो सब्जी खाने से हमको फूड पॉइजनिंग हो गया और डेथ हो गया है, तो हम कबर से उठ के आए हैं इसके अगेंस्ट केस लड़ने के लिए। ऐसे होगा नहीं, वो तो कंज्यूमर था, वो उसका तो डेथ हो गया। अब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा या उसका फैमिली मेंबर या कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो उसके बिहाफ में क्लेम केस जो है वो फाइल कर सकता है। अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसका जो लीगल गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो फाइल कर सकते हैं क्लेम। ठीक है, तो दे कैन फाइल कंप्लेंट। अब सर कंप्लेंट फाइल कर दिए, रिड्रेसल मशीनरी क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया, 3 टियर में, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 में जो है ये है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, टियर 2 में है स्टेट कमीशन, और टियर 1 एकदम टॉप में है नेशनल कमीशन। हर डिस्ट्रिक्ट, देखो कंट्री को डिवाइड किया गया है अलग अलग स्टेट्स में, और हर स्टेट को डिवाइड किया गया है छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट में। जैसे हम लोग का एक डिस्ट्रिक्ट है कोलकाता, हाँ बोलो,
फिर आ गया तुम्हारा साउथ 24 परगना से एक डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ 24 परगना से एक डिस्ट्रिक्ट है ना भाई, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट है, मेदिनीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट को छोटा छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में बांटा गया। तो हर डिस्ट्रिक्ट उसी तरह अलग अलग स्टेट का, जैसे बिहार का पटना एक डिस्ट्रिक्ट है, बेगूसराय एक डिस्ट्रिक्ट है, नवादा डिस्ट्रिक्ट है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। उसी तरह हर स्टेट का एक अपना स्टेट कमीशन है, और ऑल ओवर इंडिया लेवल में एक है नेशनल कमीशन। अगर सबसे पहले आप आते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में। नेशनल कमीशन को कौन सेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन को सेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा, और एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा और एटलीस्ट 2 मेंबर होगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। उसमें से एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए, एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। प्रेसिडेंट या तो रिटायर्ड या कोई वर्किंग जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। किसी को भी प्रेसिडेंट नहीं बना दिया कि मोहल्ला से किसी को उठाए ले तो प्रेसिडेंट बन गया, नहीं। ही मस्ट बी अ वर्किंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास पावर है एक सिविल कोर्ट का, कि वो एविडेंस को एग्जामिन करेगा, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, जजमेंट्स देगा। अगर कंज्यूमर का कंप्लेन, अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1 लाख से कम है, मतलब आप जो क्लेम फाइल कर रहे हो वो 1 लाख बोले 1 करोड़ से कम है, तो डायरेक्टली आप कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। इट कैन एंटरटेन कंज्यूमर कंप्लेन वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ से कम का गुड्स एंड सर्विसेज में आपका कंप्लेंट है, तो आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। ठीक है। फर्स्ट हियरिंग के बाद पॉसिबिलिटी है कि मीडिएशन के थ्रू सेटलमेंट हो जाए। ये नहीं है कि फांसी का सजा सुना दिया, उम्र कैद सुना दिया, ये सब नहीं होता है। देखिए, मीडिएशन के थ्रू मामला सेटल किया जाता है। अगर मीडिएशन फेल होता है तब फिर आगे काम बढ़ता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन चेक करेगा, लेबोरेटरी एंड ऑल में भेजेगा, प्रोडक्ट का टेस्टिंग एंड ऑल करेगा, फिर देखेगा अगर सच में कुछ प्रॉब्लम है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुआ है, तो बोलेगा भाई जो प्रॉब्लम है गुड्स को प्रॉब्लम से फ्री करो, गुड्स को रिप्लेस करो, पैसा रिफंड करो, कंपेंसेशन दो। ये सब जनरली वो फैसला सुनाता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन फैसला सुनाया है, अगर आप उस फैसले से खुश नहीं हो तो आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में 45 दिन के अंदर ऑर्डर आने का। ऑर्डर आया, उसका 45 दिन के तक आपका टाइम है। आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो कि हमको इसका फैसला मंजूर नहीं है, आप स्टेट कमीशन में अपील करो। समझ में आ रहा है? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो अपील है वो स्टेट कमीशन में जा सकता है। अब स्टेट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करता है। इसमें भी एक प्रेसिडेंट रहेगा और 4 मेंबर रहेगा। 4 में से 1 मेंबर वुमेन रहनी चाहिए, और जो प्रेसिडेंट रहेगा वो वर्किंग या रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का। वहां पे 2 था, यहां कितना है? 4। अगर आपका कंप्लेन, एक तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कंप्लेन सुनेगा ये, उसके अगेंस्ट जो क्या बोलते हैं अपील है वो सुनेगा। लेकिन अगर आपका जो नुकसान है वो 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है, मतलब मान लो मेरा जो क्लेम है, कंपेंसेशन है, वो 1 करोड़ से ज्यादा का है और 10 करोड़ से कम का है, तो यहां पे हम डायरेक्टली स्टेट कमीशन में भी जा सकते हैं। अगर मेरा नुकसान 1 करोड़ का कम है तो हम डायरेक्ट स्टेट कमीशन में नहीं आ सकते, पहले डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। बट अगर मेरा नुकसान जो है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच है, तो हम डायरेक्टली स्टेट कमीशन में अपना केस को लेकर जा सकते हैं। ठीक है। इसका भी लगभग सेम रूल है, लेबोरेटरी टेस्टिंग, रिफंड, रिप्लेसमेंट। अगर आपको स्टेट कमीशन का फैसला पसंद नहीं आ रहा है तो आप स्टेट कमीशन के अगेंस्ट अपील कर सकते हो नेशनल कमीशन में 30 दिन के अंदर। इन्हें हमको स्टेट कमीशन का फैसला मंजूर नहीं है, आप जाइए कहां? नेशनल कमीशन।
अब आते हैं नेशनल कमीशन, इसको सेटअप कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगा? इसका एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर होगा, जिसमें से एक वुमेन रहनी चाहिए। वो जो प्रेसिडेंट है, ही मस्ट बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका कंप्लेन मतलब क्लेम 10 करोड़ से ज्यादा का है तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन में जा सकते हैं, और जो स्टेट कमीशन का अपील है वो भी नेशनल कमीशन में। तो एक तो आता है अपील के थ्रू, हमको स्टेट कमीशन का फैसला मंजूर नहीं था, हम अपील कर दिए नेशनल कमीशन में। लेकिन अगर मेरा नुकसान जो है या क्लेम जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो हम डायरेक्टली भी नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। ठीक है, इसका भी लगभग सेम है, डिफेक्टिव यूज हटाओ, रिप्लेस करो, पैसा वापस करो, ठीक है ना, कंपेंसेशन दो। सर अगर हमको नेशनल कमीशन का भी फैसला मंजूर नहीं है तो 30 दिन के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में क्लेम फाइल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपने कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट है। वो जो फैसला देगा आपको मानना पड़ेगा, उसके ऊपर और कुछ नहीं। समझ में आया? क्लियर हुआ? पूरा डिटेल आपको याद क्या रखना है कि स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन कितना मेंबर है? ठीक है ना, 2 और 4। प्रेसिडेंट कौन रहेगा? डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट का जज या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज। कितना दिन के बाद अपील, कितना दिन के अंदर अपील किया जा सकता है, कितना तक का लिमिट है डायरेक्ट जाने का, ये सब आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लिख दिए। मतलब कोई भी रीड करोगे ना, बुक को कोई भी रीड करो तुमको समझ में आ जाएगा। तुम अगर रीड करोगे, इतना सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट में दिया हुआ है, एकदम काम का चीज आप रीड करोगे समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं रेमिडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन सेटिस्फाइड है कि हाँ गुड्स में डिफेक्ट था, सर्विसेज में प्रॉब्लम था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुआ, तो अब वो क्या ऑर्डर पास करेगा कि गुड्स का डिफेक्ट को रिमूव करो, या फिर गुड्स को रिप्लेस करके दो, या फिर पैसा वापस करो, या फिर कंपेंसेशन पे करो, या फिर एडिशनल कंपेंसेशन दो। समझ में आ रहा बात? जो मेंटल हैरेसमेंट झेला है वो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बंद करो, ये और रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो मिलावट वाला दूध पीने से या पनीर खाने से बहुत लोगों का तबीयत खराब हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो पहले तो कंप्लेन फाइल होगा, बोलेगा पहले ये ट्रेड प्रैक्टिसेस को बंद करो और नहीं बिकेगा यहां से, इसको सील करो, उसके बाद कंपेंसेशन दो, फाइन दो, जो है, ठीक है, और स्टॉप ऑफरिंग हैजर्डियस और अनसेफ गुड्स फॉर सेल। तो ये सब रेमेडीज अवेलेबल करवाया जाता है कंज्यूमर को। ठीक है, विड्रॉ हैजर्डियस गुड्स फ्रॉम सेल, मैन्युफैक्चरिंग को खत्म करो, सीज करो, कंपेंसेट करो कंज्यूमर को फॉर लॉस और इंजरी। However, every order of district, state and national commission is appealable subject to the provision of act। लेकिन इसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है। कहां अपील कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट का स्टेट में, स्टेट का नेशनल में, और नेशनल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट बॉडी है, उसके अगेंस्ट कहीं अपील नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस का क्या मतलब सर? कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब होता है कंज्यूमर को अवेयर करना अबाउट देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल परचेसिंग अ गुड्स और सर्विस। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने से पहले आपको आपका राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना, इसी को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर अवेयरनेस। जैसे कि देखो, कल हम बीएससी में क्लास लेने जा रहे थे, कल अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ क्लास लेते, ऐसे भी कोई आता नहीं, बारिश बहुत डेंजर हो रहा था। अब मेरा 6 बजे क्लास, अब वहां पे क्या क्लास ऑफ नहीं, मतलब जो फोन किया, बोले नहीं जो बच्चा आएगा आपको पढ़ा लेना, बोला क्या पानी गिरते जा रहे, बोले चलो उबेर कर ले रहे, रैपिडो में तो जा नहीं पाएंगे, उबेर किया, दिखा रहा था 220 रुपये। हम ठीक 5:30 बजे निकल गए कि 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। हम पहुंच रहे कितना बजे पता है? तोपसिया से हमको पार्क सर्कस पहुंचने में लगा 1.5 घंटा, 7 बजे पहुंचे। सर हमको फोन में फोन करे, कहाँ सर? भाई तो गाड़ी में बैठ के। अब मेरा जो बिल था वो दिखा रहा था 210 रुपया, जब पहुंच रहे तो हो गया 350, क्योंकि वेट टाइम इतना बढ़ गया ना। जब आपका टाइमिंग बढ़ता है राइट का तो फेयर भी बढ़ जाता है। हम तो उससे बहस नहीं किया,
₹350 दे दिए, हमको पता है कि भाई इसका क्या गलती है, जो शो कर रहा है उसको देना है। यही क्लास का तो खत्म, 7:30 बजे खत्म हो रहा था। तो सर बोले कि ठीक है जाइए, आधा घंटा जो भी है क्लासेस व्लासेस लिए, उसके बाद आए, घर आए, आके कंप्लेन मारे कि भाई इतना फेयर दिखा रहा था, इतना हो गया। तो फिर वो लिखा कि हाँ राइड का टाइम बढ़ गया था, एस्टिमेटेड टाइम 22 मिनट था लेकिन 1.5 घंटा लग गया। अब तो ट्रैफिक की वजह से लगा, मेरा थोड़ी कुछ उसमें ये था। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा चार्ज किया था ₹140 वो वॉलेट में रिफंड कर दिया। तो अगर कंज्यूमर, जैसे कि कभी कभार जाते हो ना रैपिडो में, बोलते हैं हाँ कितना दिखा रहा है, अबे भाई तेको भी तो दिखा रहा था राइड से पहले, तेको भी तो दिखा रहा था ना भाई। तो बोले सर कितना दिखा रहा है आपको, हम बोले वही जितना आपको दिखा रहा था उतना हमको भी दिखा रहा है। नहीं हम सही से देखे नहीं, तो हम भी नहीं देखे। जब मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो जब इमरजेंसी रहता, बोले भाई जितना लेगा, क्यों उसमें क्या मालूम है, तुम उसको बुलाओ, तुम उसको दे दो। जैसे आपको स्टेशन जाना था एग्जाम देने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, दिखा रहे ₹100, बोला नहीं 200 लेंगे। बोले ठीक है आया, हम उसको बोले स्कैन करके ऑनलाइन देंगे, ठीक है, बोला हाँ ठीक है, उसको हम 200 दे दिए। 200 देने के बाद अपना आराम से बैठे ट्रेन में, कंप्लेन मारे ओवर चार्ज, स्क्रीनशॉट भेज दिए, 100 की जगह 200, वो हमको ₹100 रिफंड कर देगा कंपनी, कंपनी का लॉस हुआ, आप कंपनी ड्राइवर से समझेंगे। तो यू हैव टू बी अवेयर, कंज्यूमर अवेयर रहेगा। अब तुम अवेयर नहीं हो, नहीं हम काहे देंगे, वहां पे लड़ाई झगड़ा कर लिए, नहीं, तुमको अपना राइट के बारे में अवेयर रहना चाहिए कि हाँ भाई क्या रेमेडीज अवेलेबल है मेरे पास। तो जब ये सब ये करे ना, पहले तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तब तो तुम राइड कैंसिल करो, जब टाइम नहीं है बोलो हाँ भाई ठीक है आ जाओ। अब वो आ गया, तुम स्क्रीनशॉट रखो, ऑनलाइन पे किए स्क्रीनशॉट है, बस तुमको पूरा पैसा वापस आ जाएगा कि हाँ भाई इतना ही है। तो कोई इसमें क्या, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस। आप अवेयर नहीं हो तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे, या तो बोलोगे हम नहीं जाएंगे। अब देखो हम नहीं जाएंगे, मेरे पास टाइम, हमको जाना है, जनरली जितना भी स्टेशन में जाते हैं वो लोग सब पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं, तो उसमें दे देने का, बहस नहीं करने का, हाँ भाई कितना ज्यादा लेगा ठीक है लिए। उसके बाद वो तुमको ऑटोमेटिकली, तुम जाओगे हेल्प सेक्शन में कंप्लेन करो, वो तुमको पैसा संगे संग रिफंड दे देगा। बड़ा तुम्हारे पास प्रूफ रहना चाहिए, इसीलिए कैश में नहीं देना है, स्कैन करके तुम्हारे पास प्रूफ है, स्क्रीनशॉट तुम भेज सकते। समझ में? तो इसी को बोलते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस। अ कंज्यूमर हु इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज और हर राइट्स and the reliefs available can raise a voice against unscrupulous, exploitative और unfair trade practices. तो नॉलेज ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प करता है कंज्यूमर को अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। अब रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ का, कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। एनजीओ वर्क करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ये रहता है, वॉलेंटरी बॉडीज रहता है, गवर्नमेंट से के कंट्रोल से फ्री रहता है, फुली और पार्शियली फाइनेंस करते हैं उसको एजेंसीज अलग अलग। तो एनजीओ जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवाज उठाता है, डिफरेंट ग्रुप्स के लिए आवाज उठाता है, ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट देयर आर 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। सम फेमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, सिटीजन्स ग्रुप मुंबई, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर एक्शन फोरम कोलकाता, ठीक है। ये सब जो है अलग अलग जो है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, ठीक है, जो अपना काम करता है। अब ये लोग का काम क्या है सर, फंक्शन क्या है, ये लोग कंज्यूमर को एडुकेट करेगा, कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाएगा कि आपका ये राइट है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे अभी हम तुम लोगों को बताया कि भाई अगर ऐसा सिचुएशन हो तो ये करो, बहस नहीं करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर तुम्हारे पास बिल है, प्रूफ है, तो तुमको रिफंड मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन लेने का बात नहीं है, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, पब्लिश करता है ब्रोक्योर्स, जर्नल्स, मोनोग्राम्स, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार्स कंडक्ट करता है, एडुकेट करता है लोगों को, डेटा कलेक्ट करता है अलग अलग प्रोडक्ट को और उसको टेस्ट करता है। जैसे देखना यूट्यूब में एक ये है फूड फार्मर, इंस्टा में भी इसका पेज है, बहुत अच्छा काम करता है। मतलब प्रोडक्ट का, जैसे कि हम लोग तो प्रोडक्ट को देख के ले लेते हैं, अरे भाई ये जो है हेल्दी, हार्ट हेल्दी, शुगर फ्री, शुगर, लेकिन उसमें शुगर है, वो सिर्फ नाम है शुगर फ्री, वो क्लेम थोड़ी है। जैसे कि ORS का जूस, भाई वो ORS नहीं है, वो तो नॉर्मल जैसे भी हम पी रहे सब जूस है वैसे, लेकिन हम लोग जब तबीयत खराब होता है वाला पीना चालू कर देते हैं, वो ORS नहीं, ORS पाउडर है। और वो जो जूस हम लोग पीते हैं वो ORS नहीं है, उसमें देखना पीछे में एरो बना के लिखा हो रहा है छोटा में, नॉट एन ORS, डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया। लेकिन आदमी उसको कब पीता है, जब डायरिया, पेट खराब होता है तभी।
तो ये सब इसको बोलते हैं मार्केटिंग गिमिक। जो फूड फार्मर, जो इसका देखना, पेज को फॉलो करना, इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब में है, ये डिटेल में ना इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक कर करके बताता है कि जो क्लेम कर रहा है, एक कंपनी है ये क्लेम कर रहा है मेरा जो फ्रेश टोमेटोज, वहां पे पीछे में लिखेगा फ्रेश टोमेटो इज जस्ट अ नेम, टोमेटो इज नॉट फ्रेश। समझ में आ रहा है? कैश्यू आलमंड एंड नट, कैश्यू आलमंड नट कितना है? 0.01%। तो ये सब जो है मार्केटिंग गिमिक है, ठीक है। तो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है कंज्यूमर्स का, ये अभी एक आईएएस ऑफिसर बहुत रील में फेमस होके, वो बेचारा अपना काम कर रहा है तो उसका पीछे लग गया सब। मतलब जितना भी मुंबई में अभी कहीं पे पोस्ट हुआ है, बॉम्बे में या महाराष्ट्र में कहीं पे, नाम याद नहीं आ रहा उसका हमको, तो वो क्या किया, उसको बनाया गया भाई, वहां का डायरेक्टर बना के भेजा गया, वो सब जगह रेड करना चालू कर रहे, तो उससे आदमी लोग परेशान हो गए, क्यों कर रहे? तो बोले भाई फेक पनीर, फेक ऑयल, फेक मिल्क, ये सब सप्लाई हो रहा है, वो एकदम दबा के फाइन मार रहा है, स्टील कर दे रहा है। एक जज जो है उसको बोला कि आप सिर्फ प्राइवेट कंपनीज का पीछे क्यों पड़ गया, सरकारी के क्यों नहीं पीछे पड़ गया? तो दूसरा वही हाई कोर्ट में का कैंटीन में वो रेड कर दिया, फिर वहां से भी कितना सामान जो है जाली निकल गया, वहां फाइन कर दिया। फिर देखना बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, एक है रेल ऑन ट्रैक, ट्रैक ऑन रेल या रेल ऑन ट्रैक नाम कैसे है, उसका काम रहता है ना, वो रेलवेज में जाते हैं और जो ओवर चार्जिंग होता है ना, जैसे कि मान लो 80 का थाली है, तुमको 120 में बेच रहा है, 10 का चाय है 20 में बेच रहा है, 14 रुपये वो रेल नीर का दाम है बॉटल का, वो तुमको 20 में बेच रहा है। तो हम लोग ले लेते हैं, अरे यार, क्योंकि हम लोग साल में 2 बार 1 बार जा रहे हैं घूमने, अब उसमें क्या हम लोग बहस करेंगे? वो बेचारा अपना जान को खतरा में डाल के वीडियो बनाता है, फिर कंप्लेन करता है, फिर वो लोग को फाइन मरवाता है, आईआरसीटीसी का जो भी वेंडर्स लोग हैं। तो ये सब अलग अलग लोग हैं जो काम, जो सरकार को करना चाहिए, ये सब काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है, और इसको कर रहा है यूट्यूबर लोग, इंस्टाग्रामर लोग, जो सरकार का काम है, और उसमें भी उन लोगों को थ्रेट्स आ रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो रिस्क हुआ ना भाई। देखो रेल में ऐसी आदमी बहस करने नहीं मांगते, अब वो रेल में चढ़ के रेल का जो पैंट्री का लोग है उन लोग के अगेंस्ट वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसमें तो जान का खतरा है ना, फिर भी वो बेचारा रिस्क ले रहा है, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को पता नहीं है, सबको पता है कि भाई रेल नीर 14 रुपया का 20 में बिक रहा है, तो उन लोग का भी कमीशन जा रहा है। आप सोचो करोड़ों का करप्शन हो रहा है डेली। ट्रेन में कितना लोग ट्रैवल कर रहे हैं डेली? करोड़ों लोग ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, लाखों करोड़ों लोग, तो कितना रुपया का घपला हो रहा है एवरीडे। तो ये लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करता है डेटा को, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का टेस्ट करता है उसको, फिर रिजल्ट बताता है कि कौन सा पनीर फेक है, कौन सा ये, तो बहुत सारे यूट्यूब में तुमको लाइन से मिल जाएगा ये सब। बहुत सारे टाइम कंज्यूमर के बिहाफ में सूट्स फाइल करता है, कंप्लेन फाइल करता है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है अगेंस्ट अडल्ट्रेशन। देखो इंडिया में ये सब चीज को बहुत बड़ा नहीं माना जाता है, मिलावटी सामान इंडिया में कोई बड़ा नहीं माना जाता है, बाहर जगह में तुमको जेल हो जाएगा। इंडिया का आधा से ज्यादा प्रोडक्ट अब बैन हो रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जापान बोल दिया इंडिया से आम इंपोर्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे। यूएस बोल दिया इंडिया का मसाला नहीं लिया जाएगा, इंडिया से राइस नहीं लिया जाएगा, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी नॉर्म्स। बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है केमिकल्स का। इंडिया में है कोई बात नहीं, सस्ता है ये। तो इन बहुत कम देखने को मिलता है कि साफ पानी या साफ हवा या अनअडल्ट्रेट फूड के लिए कोई आवाज उठाता है। हम लोग इंडिया में इलेक्शन होते हैं कॉम्युनल बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे। मुसलमान जो है वो हिंदू का डर से मुसलमान लीडर को वोट करता है, और जो हिंदू है वो मुसलमान का डर से हिंदू लीडर को वोट करता है। तो वोट मांगना यहाँ पे बहुत आराम हो जाता है भाई। बाहर के कंट्री में तुमको मेहनत करना पड़ेगा वोट मांगने के लिए, तुम काम दिखाओ अपना, तब तुमको वोट मिलेगा। यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर है वो खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हमको वोट दो, नहीं तो वहां पे तुमको हिंदू लीडर आके तुम लोग को मार देगा। मुसलमान लोग सड़क के बारे में भूल गया, पढ़ाई के बारे में भूल गया, धड़धड़ा के वोट देना चालू। वहां पे हिंदू एरिया में जाएगा, हिंदू लीडर है वो जाके बोलेगा कि हमको वोट दो, अगर वोट नहीं दोगे तो मुसलमान लोग पूरा कब्जा कर लेगा तुम्हारे एरिया में, तुम लोग को मार देगा। तो जितना हिंदू है सब हिंदू लीडर लोग को वोट देने लग गया, कोई सड़क के बारे में सवाल ही नहीं किया, पढ़ाई के बारे में सवाल ही नहीं किया। यही वाला चल रहा है पूरे घंटे में। देखो अभी देखो हालत क्या हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना सिटी का, कोलकाता का देख रहे हो हालत। रोड तो कोई एरिया में अच्छा रोड ही नहीं है, जहां जाओ रोड खराब,
पानी पूरा भर रहा है, अभी बरसात में तो और ज्यादा देखने को मिल रहा है, पूरा ट्रैफिक कंजेस्टेड हो गया है। और ये नहीं कि अभी अभी देखो, अभी जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उसको तो आते हुए 3 महीने ही हुए, तो उसको ब्लेम करना रोड के लिए तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। इससे पहले जिसको हम लोग वोट दिया, 15 साल तक सरकार में था, वो लोग क्या किया? उससे पहले जो 35 साल तक सरकार में था, वो लोग क्या किया? अब ये लोग कभी 5 साल हो जाएगा तो ये लोग कभी समझ में आएगा कि कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी 3-4 महीने में तो बहुत जल्दी है जजमेंट देना, लेट्स सी। बट जो जिसको वोट किया, जब उन लोग ही से कोई आसरा नहीं है, तो इन लोगों तो ऐसे भी मुस्लिम वोट ही नहीं किए, तो इन लोग से कैसे करके जीतते हैं? तो ये 4 नंबर ब्रिज जब से पैदा हुआ तब से लेके आज तक देख रहे, वो जो खट्टा मीठा से हमको डायलॉग याद रहता था 4 नंबर का ब्रिज देख के, ये वो जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोमोटर है, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्टर होगा या इंजीनियर होगा, ठेकेदार होगा, वो 4 नंबर ब्रिज बना बना के वो करोड़पति बन गया होगा, क्योंकि हर बनाते हैं, हर 3 महीने में टूट जाते हैं। भाई कैसा बना रहे यार, जो हर 3 महीने में ब्रिज ही खराब हो जा रहा है। हेल्पिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करता है, असिस्ट करता है कोर्सेज डिजाइन करने में, प्रमोट करता है नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशंस, कि पूरा कंट्री में नेटवर्क बने कंज्यूमर एसोसिएशंस का। गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मेंटेन, अडल्ट्रेशन के बारे में बताता है, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी के बारे में बताता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में, ठीक है। तो ये सब जो है, दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? तो फाइनली हम लोगों का बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, एंड हम लोगों का अब जितना भी सब्जेक्ट्स था, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट टैक्स एंड बिजनेस स्टडीज, पूरा सिलेबस सेमेस्टर 3 का आपका कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ रिवीजन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, फिर आ गया मॉक टेस्ट, अलग अलग चैप्टर्स का क्लास टेस्ट, ये सब होगा, और फिर रिविजन्स करेंगे, ठीक है ना। अब पूरा रिविजन्स करेंगे, जितना टॉपिक्स है सबका रिविजन होगा, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग को देंगे। अब अभी से जो है एकदम पूरा एफर्ट डालना चालू कर दीजिए। जिसका जिसका जो टॉपिक में प्रॉब्लम है, पीछे वाला वीडियोस देखिए, कुछ डाउट हो रहा है हमसे आके पूछिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये 1.5 महीना अच्छे से पढ़िए, अभी भी टाइम है आपका, बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। ये नहीं कि अब तो सर सिलेबस कब, अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी अच्छा खासा टाइम है हम लोग का, ऑलमोस्ट 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीना एग्जाम स्टार्ट होने में बाकी है, आपके एग्जाम का लगभग 2 महीना बाकी है। आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से पूरा सिलेबस को इतने अच्छे से पढ़ सकते हो कि पूरा 40 में 37, 38 आ सकता है आराम से, बस एफर्ट डालना, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट।